ब्रेक करेंगे 2 मिनट का, बच्चों को आ जाने। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हमारे साथ में आज एक बहुत ही अनुभवी प्रोफेसर डॉक्टर नीरज अग्निहोत्री जी। आप प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल में। और आज अग्निहोत्री जी आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, ओड टू अ नाइटिंगेल। ये आपको पढ़ाना शुरू करें इसके पहले मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूंगा ओड किसे कहा जाता है। नाइटिंगेल तो आप सभी जानते होंगे, एक सुरीली चिड़िया जिसको आप हिंदुस्तान में कोयल कहते हैं। और ओड का मतलब होता है एक ऐसी कविता जिसको गाया जा सके, मतलब एक गीत जिसे बाद में संगीतबद्ध किया जा सके। जॉन कीट्स के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मात्र 24 वर्ष की आयु में जॉन कीट्स का निधन हो गया था। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 में हुआ और 1821 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इन अ पीरियड ऑफ ओनली 24 years he has given plenty of beautiful poems and his contribution to English literature is immense. He is known as a prominent romantic poet of second generation. तो उनको रोमांटिक कविताओं का ही कवि माना गया।
अपनी मृत्यु के 2 वर्ष पहले उन्होंने अपने भाई जॉर्ज को एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि कविता क्या है। वो लिखते हैं, द ग्रेट ब्यूटी ऑफ पोइट्री इज दैट इट मेक्स एवरीथिंग एवरी प्लेस इंटरेस्टिंग। कविता वो है जो जिस चीज की व्याख्या करे उसको खूबसूरत बना दे, जिस जगह की व्याख्या करे उसको खूबसूरत और इंटरेस्टिंग बना दे। ऐसा जॉन कीट्स का कहना था, और वो हमेशा से कहा करते थे कि जो हमारी दृष्टि है वो चीजों को खूबसूरत बनाती है, हमारा नजरिया क्या हो वो चीजों को खूबसूरत, अच्छा और बुरे में तब्दील करता है। चीजें तो जैसी होती हैं वैसी ही होती हैं। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ में डॉक्टर नीरज अग्निहोत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चों को ओड टू नाइटिंगेल पढ़ाएं और जॉन कीट्स का जो कृतित्व है उस पर प्रकाश डालें। डॉक्टर नीरज अग्निहोत्री। थैंक यू तिवारी जी। गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। सभी बच्चों को नमस्कार। टुडे आई हैव टू टेक टॉपिक ओड टू ए नाइटिंगेल। इट इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑफ John Keats. Perhaps it is one of the best poems of English literature. First of all, I would like to say to you that you are students of science. आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं। There must be a question in your mind, why to study literature? Why this literary text has been included in the curriculum of English language. The name of this paper is Moral Values and Language. You have 2 sections here. One is literary text, where you have 4 texts, and the other portion is related to grammar and language skill. So the natural question that will come to your mind, why the students of science have literary text? When you want to learn a language, it is okay that you should be taught grammar, you should be taught translation, you should be taught language skill, but why literature? So my first focus will be to teach you why you study literature, why literature is important part of your life, and why it is necessary to be taught even in science classes. This is part B, unit 4. This is the picture of Nightingale. Up now I will tell you this discussion will consists of 6 parts. First, I will tell you why we study literature, and second, I will discuss about the author John Keats, then about the poem Ode to Nightingale, then also what is its literary and social significance, then glossary, then expected question. Now first, why do we study literature and what is its importance? हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। अब हमें साहित्य पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, इसका महत्व हमारे जीवन में क्या है, ये और हाउ लिटरेचर हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर कैरियर, हाउ लिटरेचर हेल्प्स in inculcating moral and values in us, how literature helps in building confidence in our personality. पहला पार्ट ये है कि लिटरेचर जो साहित्य है हमारे व्यक्तित्व का विकास कैसे करता है, साहित्य क्या है, साहित्य हमारे चरित्र का निर्माण कैसे करता है, साहित्य हमें सफलता के रास्ते कैसे बताता है। तो विज्ञान से हम बहुत चीजें सीख सकते हैं। सपोज साइंस इज ए लाइफ, अगर विज्ञान को हम जीवन मान लें तो उसमें ऊर्जा कहां से आएगी।
that urja, that energy you will get from literature, from the ideas and from the thoughts of great persons. जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं उनके विचारों से, उनके आदर्शों से हम एक प्रेरणा लेते हैं। हम उनके सिद्धांतों से अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। ये सब हमें मिलता है साहित्य में। तो नाउ बाय एंड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, क्योंकि बिफोर यू स्टडी दिस पोयम, बिकॉज दिस पोयम इज आल्सो ए पार्ट ऑफ लिटरेचर, इट इज अ लिटरेरी पोयम, लिटरेरी टेक्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ साइंस, आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान के छात्र हैं, पहले ये जरूर समझे कि साहित्य क्या है। लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ सोसाइटी, इट इज अ मिरर ऑफ सोसाइटी। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य में चूंकि हम मानव हैं, हम समाज में रहते हैं, समाज की सारी प्रवृत्तियां साहित्य में प्रदर्शित होती हैं। All trends of society are reflected in literature. Up now you see on the screen second point, components of literature. Literature तो हम समझ गए कि एक मोटे शब्दों में कि ये समाज से संबंधित कोई चीज है। But what are the components of literature? First component is society. Society is very important component of literature. साहित्य और समाज ये दोनों आपस में बहुत एक दूसरे के पूरक हैं। और समाज में तरह तरह की ट्रेंड्स होते हैं, सोशल ट्रेंड्स, पॉलिटिकल ट्रेंड्स, रिलीजियस ट्रेंड्स, ऑल दीज ट्रेंड्स आर रिफ्लेक्टेड इन लिटरेचर। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लिटरेचर, फर्स्ट बेसिस ऑफ लिटरेचर इज सोसाइटी। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट component of literature is human emotions and sentiments. This is very important because you are the student of science. Sometime you deal with objectivity, but at the same time you must feel the things emotionally, sentimentally also you must be aware. So that human emotions are one of the most important components of literature. Here I would like to tell you there is another romantic poets, because I am going to discuss with you romantic poet John Keats. So I am now referring definition of William Wordsworth. He is also a poet of romantic era. He has said about the emotions, what is literature? He says, or what is poetry? He says, poetry is a spontaneous overflow. It is an overflow. He says, poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. It is an overflow of powerful feelings. And he also says, it has its origin. Now you have come to know what is literature, what is poetry, an overflow of powerful feeling. But from where it has originated, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? भावनाओं का एक संग्रह, मैनिफेस्टेशन साहित्य है, लेकिन ये साहित्य उत्पन्न कहां से होता है? It has its origin in emotions recollected in tranquility. This is very important, because when I teach you Ode to Nightingale, I will discuss how emotions are recollected. It has its origin in emotions recollected in tranquility. जब आप अकेले हैं, when you are all alone, there are so many things which are recollected. So that recollection is poetry, that recollection is literature. जब आपका मस्तिष्क बहुत अधिक भावनाओं से भर जाता है, जब इतनी भावनाएं ज्यादा हो जाती हैं, जब वो ओवरबर्डन हो जाता है, इट स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग। जब जैसे कोई बर्तन बहुत अधिक भर जाएगा तो ओवरफ्लो होना शुरू होता है,
ऐसे ही जो ओवरफ्लो होता है फीलिंग्स का, वही साहित्य है। Another thing comes experiences. Experiences are also very important part of literature. You are acquainted with several experiences of life. Then comes knowledge. Now, knowledge is one of the most important components of literature. क्योंकि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, ये आप जाने कि ज्ञान, विज्ञान के साथ जो ज्ञान है, ज्ञान दो तरीके के होते हैं। एक होता है विषय का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, एक होता है सांसारिक ज्ञान, वर्डली विजडम। आपको जीवन में सफल होने के लिए, जीवन में अपना लक्ष्य पाने के लिए आपको दोनों तरीके के ज्ञान चाहिए। यू हैव टू स्टडी योर सब्जेक्ट, एट द सेम टाइम यू मस्ट हैव वर्ल्डली विजडम। विषय का ज्ञान तो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस सबसे सीख लेंगे, बट हाउ विल यू हैव योर वर्ल्डली विजडम? आप सांसारिक ज्ञान कहां से पाएंगे? तो सांसारिक ज्ञान के लिए होता है साहित्य। क्योंकि यहां पर हमें एक उदाहरण याद आ रहा है। आई वुड लाइक टू कोट यू वेरी ग्रेट हिंदी क्रिटिक महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने साहित्य को कैसे परिभाषित किया? उन्होंने कहा, ज्ञान राशि का संचित कोश का नाम साहित्य है। मीन्स नॉलेज इज अनदर नेम ऑफ लिटरेचर। और कैसा ज्ञान? जो आपको विषय से अलग मिलता है। विषय ज्ञान तो है ही, लेकिन ज्ञान राशि के संचित कोश, जो हमने कोश है, ये एक तरीके का खजाना है, एक ऐसा ज्ञान है, ऐसी विद्या है जो हमें लिटरेचर के पढ़ने से ही प्राप्त होती है। यहां पर हम एक बात कहेंगे, साहित्य पढ़ने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये ज्ञान अद्भुत ज्ञान है ना। इसका कभी आपको बर्डन, ऐसी संपत्ति है, ऐसा कोश है, जैसा महावीर प्रसाद जी कहते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश, इकट्ठा किया गया खजाना है। और ये ऐसा खजाना है जो ना तो कभी इसमें भार होता है, ना कभी इसको आपको देखना पड़ेगा, ना इसकी सुरक्षा की आवश्यकता है। यहां पर आई वुड लाइक टू कोट यू वेरी गुड कोटेशन फ्रॉम संस्कृत लिटरेचर, दैट इज, ये ऐसा ज्ञान है, विद्या ऐसी है, न चौरहार्यम न राजहार्यम, ना इसको चोर चुरा सकता है। दिस नॉलेज दैट यू गेन फ्रॉम लिटरेचर, द नॉलेज दैट यू गेन फ्रॉम द पर्सनैलिटीज ऑफ पर्सन्स, तो ये ज्ञान है न चौरहार्यम, नोबडी कैन स्टील फ्रॉम यू, न राजहार्यम, ना राजा आपसे ले सकता है, न भ्रात भाज्यम न च भारकारी। और अगर आपके पास संपत्ति है बहुत, तो आपके भाई बांधव उसको बंटवा लेंगे, लेकिन एक ज्ञान रूपी संपत्ति ऐसी है जिसको कोई बटा नहीं सकता है। ये ऐसी संपत्ति है आपके पास, न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी। और कितना भी अगर आपके पास ज्यादा संपत्ति हो जाती है तो आपको भार लगने लगता है, लेकिन ये विद्या रूपी धन, ये ज्ञान रूपी धन, ये कभी भी भार नहीं लगती है, न च भारकारी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, ये ऐसा धन है, ऐसी संपत्ति है जो कि अनोखी है। जब हम अन्य संपत्तियों को व्यय करते हैं तो वो कम होती जाती है, लेकिन यह ऐसा ज्ञान है, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, ये नित्य प्रतिदिन जितना हम इसको व्यय करते हैं, जितना खर्च करते हैं, उतनी ज्यादा बढ़ती है, वृद्धि को प्राप्त होती है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, ये जो विद्या रूपी धन है, ये सबसे बड़ा धन है। बच्चों, इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान विषय से भी मिलेगा और ज्ञान साहित्य से भी मिलेगा, इसलिए आपके लिए साहित्य का पढ़ना भी आवश्यक है। ये ना सोचिए कि ये एक पोएम हमारे लिए, ये यू हैव गिवन 4 लेसन्स, यू हैव टैगोर विद यू, you have Jawaharlal Nehru with you, you have Chakravarti Raja Gopalachar with you, but don't think
that they will give you 10 or 5 marks in your examination, but they will enhance your personality. They will, वो आपको बहुत बड़ा ज्ञान देंगे और उस ज्ञान से आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। यहां पर हम एक इंडियन पोएटिक्स, भारतीय जो काव्य शास्त्र है, भारतीय साहित्य शास्त्र है, उसमें हम एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं आचार्य मम्मट, 11वीं शताब्दी हुए हैं, उन्होंने काव्य प्रकाश लिखा है। लिटरेचर वाले विद्यार्थी जानते होंगे, लेकिन साइंस वाले विद्यार्थी भी समझ लें कि काव्य प्रकाश में सब बताया है कि साहित्य क्या है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें आप पूरा समझ जाएंगे कि हम व्हाई डू वी स्टडी लिटरेचर। आई एम कोटिंग द लाइन ऑफ आचार्य मम्मट, राइटर ऑफ काव्य प्रकाश। ही हैज सेड, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदेशिवेत रक्षते। साहित्य का अर्थ क्या है, साहित्य का उद्देश्य क्या है, साहित्य आपको क्या देता है? काव्यम यशसे, काव्य से, साहित्य से आपको यश मिलेगा। अर्थ कृते, और जीवन में अर्थ भी बहुत आवश्यक होता है। लाइवलीहुड, जीवन यापन करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो आपको धनोपार्जन भी साहित्य के सृजन से होता है। काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदेशिवेत रक्षते। और आपको जब साहित्य का ज्ञान हो जाएगा तो आपको व्यवहार कुशलता भी आएगी। और शिवेत रक्षते, ये बहुत कल्याणकारी होता है, ये कल्याण है, इससे सबका कल्याण होता है। सद्यः पर निवत्तये कांता सम्मति तयोपदेश युजे, और ये आपको प्रत्युत्पन्न मति देता है, जिसे कहते हैं विट, इंटेलिजेंस, जो एकदम यू कैन टेक योर डिसीजन इमीडिएटली। विज्ञान, साहित्य आपको निर्णय करने की क्षमता प्रदान करता है। साहित्य आपको एक प्रत्युत्पन्न मति ही, मतलब बहुत जल्दी से टेक डिसीजन इमीडिएटली when you are in some mistress, when you are in some problems. If you have read literature will guide you how to take decision. Immediately आप decision लेंगे। और कांता सम्मति तयोपदेश युजे, और जैसे आपका मित्र, आपकी पत्नी आपको अच्छी अच्छी बातें समझाती है, सलाह देती है, मतलब इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट इज योर बेस्ट एडवाइजर। साहित्य आपका सबसे बड़ा एडवाइजर है। अब आप ये समझिए, इसलिए हम लिटरेचर पढ़ते हैं। दिस व्हाट इज लिटरेचर। नाउ नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेचर। अब थोड़ा सा, क्योंकि जब व्हेन आई टीच यू ओड टू नाइटिंगेल, आपको ये सब बातें अपने आप समझ में आएंगी। अब नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेचर, आई विल टेक 10 minutes मोर इन टीचिंग लिटरेचर, देन आई विल टीच यू ओड टू नाइटिंगेल। ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर, अब ये तो समझ गए लिटरेचर को हम क्यों पढ़ते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है, ये साहित्य की रचना क्यों की जाती है। सबसे these objectives are two. Literature has two objectives. One is literature for the sake of literature. Literature is created for the sake of literature. साहित्य की रचना साहित्य की के लिए होती है। That is called art for art's sake. हिंदी में कह सकते हो कला कला के लिए है, क्योंकि कला जीवित रहे, कला का संवर्धन होता रहे, कला पालित और पोषित होती रहे, इसलिए साहित्य का सृजन होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेलफेयर फॉर ऑल। साहित्य में सभी का कल्याण छिपा रहता है। पहला जैसे है स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। व्हेन you are from mostly from Hindi speaking belt, you must be knowing about Tulsidas. जब वो when he begins his Ramayan, he writes स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कि मैं ये I am writing the history of Ram, not for society. I am writing for the self pleasure. इसमें मुझे अंतःकरण में अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। दिस इज आर्ट फॉर आर्ट से। लेकिन अनदर एस्पेक्ट, वेलफेयर ऑफ ऑल, केवल यही एस्पेक्ट नहीं है, सबसे बड़ा महत्व है कि साहित्य का पूरा संबंध सभी के कल्याण के लिए होता है। साहित्य समाज के कल्याण के लिए बना है।
यहां पर जब आप आगे पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विद दैट रामायण ऑफ तुलसीदास, रामचरितमानस, वहां पर आगे कहता है वो, कीरत भनति भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कर हित होई। वही अच्छा है, वही साहित्य है, उद्देश्य है जिससे सबका हित हो। सुर सरी मीन्स गंगा, जस्ट एज रिवर गंगा इज फॉर एवरीवन इन स्पाइट ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। लिटरेचर कोई कास्ट, कलर एंड क्रीड का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, परंतु लिटरेचर सबके लिए कल्याणकारी होता है। यहां पर एक और बात बताएंगे हम, साहित्य के में समाज का कल्याण। जब आप रामायण में पढ़िए, क्योंकि बिकॉज इट इज आल्सो ग्रेट एपिक, व्हेन यू रीड रामायण इट इज अ ग्रेट एपिक, साहित्य का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। वहां पर सुंदरकांड के अंत में साहित्य के उद्देश्य को इतना बढ़िया डिफाइन किया है तुलसीदास ने कि साहित्य क्या है। दिस स्टोरी ऑफ राम, ये राम का जो चरित्र है, कथा है जो हम कह रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। वो कहता है सुख, आखिरी में छंद है, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। ये क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। सुख भवन, ये सुख, हैप्पीनेस, ये खुशियों का एक भवन है। सुख भवन संशय दमन, और जब हम संशय होता, when there is any doubt in life, how those doubts are solved, how those doubts are cleared, they are cleared by pursuing literature। उस समय हमें साहित्य के सृजन से ही हमारे डाउट्स खत्म होते हैं। एंड दमन विषाद, जब हम डिप्रेशन में आते हैं, जैसे कि अभी आप रोमांटिक पोएट्स को पढ़ेंगे, जब कीट्स इज वेरी सैड एंड ऑल द रोमांटिक पोएट्स वर सैड, तो उन्हें कहां पर खुशी मिलती थी? साहित्य में, नेचर में, प्रकृति के पास जाकर। यही आप जब नाइटिंगेल में पढ़ेंगे तो कहता है सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। ये भगवान का रघुनाथ की जो हिस्ट्री ऑफ राम है, इट इज फॉर दीज बेनिफिट्स। तो दीज आर ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिटरेचर। First, literature is created for literature. Secondly, literature is created for welfare of all. Up now, what is important? Up now, how literature is connected with your life? How literature will benefit your life? आपको आपका विषय का ज्ञान तो जीवन में सफलता तक पहुंचाएगा ही, लेकिन उसमें लिटरेचर उस सफलता को और अच्छा कैसे बनाएगा? हाउ लिटरेचर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, फर्स्ट, लिटरेचर इज क्लोजली कनेक्टेड विद लाइफ। जीवन, एज आई हैव टोल्ड यू, साहित्य का जीवन से बहुत नजदीकी का रिश्ता है। संस्कृत में इसको बताया गया है सहितस्य भावम इति साहित्यम। जो सहित मतलब समाहित, जिसमें कई चीजें समाहित होती हैं, उसी का नाम साहित्य है। साहित्य जोड़ने का काम करता है, साहित्य कभी तोड़ने का काम नहीं करता है। इसलिए साहित्य का जीवन में बहुत अधिक संबंध है। यहां तक कह दिया गया है संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना, कि अगर जीवन में साहित्य नहीं है तो हम ऐसे पशु हो जाते हैं जिसके ना तो पूंछ है और ना ही सींग है। विषाण को कहीं कहीं कान भी कहा गया है, अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो हम, हमारी शोभा जो है, हम, हमारी जो आभूषण है वो साहित्य है। देन यू आर एक्वेंटेड विद experiences of poets and authors, क्योंकि when you plunge into life, जब आप जीवन में आते हैं तो कवियों के अनेक प्रकार के अनुभव, अनेक प्रकार की गाथाएं से फेमिलियर होते हैं, एंड यू लर्न सो मेनी थिंग्स पोएट्स। यहां पर एंड देन कम्स these experiences are sometimes best guide. This is very important. Why do we study experiences of poets?
वाई डू वी स्टडी एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट पर्सन्स? हम बड़े बड़े लोगों के अनुभवों को क्यों पढ़ते हैं? हम बड़े बड़े लोगों के अनुभवों से आत्मसात क्यों करते हैं? क्योंकि दे आर अवर बेस्ट गाइड. जैसे व्हेन वी रीड देयर इज ए essay in your course, maybe in third year or second year, बर्टन रसल का एक essay है ट्रू सक्सेस. वो आपको गाइड करता है, वो बताता है व्हाट इज सक्सेस, जीवन में सफलता है क्या, ये सफलता कैसे मिलती है. द फर्स्ट लाइन ऑफ दैट लेसन इज स्टर्लिंग फेथ एंड अ कंप्रोमाइजिंग uncompromising purity is the secret of health, success and power. Bertrand Russell here has described three things: health, success and power. वो कहता है स्टर्लिंग फेथ, बहुत स्ट्रांग विल पावर, हमारे पास कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति होनी चाहिए. हमें हमेशा कभी भी वी मस्ट बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, हम हमेशा आशावादी बने और एक दृढ़ इच्छा शक्ति के अधिकारी बने, दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी बने. तो स्टर्लिंग फेथ एंड अनकंप्रोमाइजिंग प्योरिटी, ऐसी प्योरिटी जो हम कंप्रोमाइज ना करें, हम परिस्थितियों के आगे झुके नहीं, परिस्थितियों के सामने हम उनकी दास्ता स्वीकार न करें, परंतु हम अपना रास्ता स्वयं निर्मित करें. तो ये किसका सीक्रेट है? सक्सेस, हेल्थ, सक्सेस एंड पावर. तो ये स्टर्लिंग फेथ एंड अनकंप्रोमाइजिंग प्योरिटी इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर. ये चीजें हमें बर्टन रसल की बताती हैं. इसके अलावा और अब फिर अगेन हम कुछ हिंदी के उदाहरण देना चाहते हैं, क्योंकि आई एम टेकिंग अगेन दैट एग्जाम्पल फ्रॉम रामचरितमानस, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर वेरी वेल एक्वेंटेड विद दैट. उसमें भी व्हेन वी रीड रामायण वी गेट सेवरल टाइप ऑफ गाइडेंस, वी अचीव सेवरल टाइप ऑफ पीस ऑफ एडवाइस. जैसे कहते हैं कि भाई क्या है, आपको जब परेशान है तो कैसे जीवन में पाएंगे, तो ये चौपाई है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परखिए चारी. हियर लिटरेचर इज गिविंग यू एडवाइस कि व्हेन यू आर इन एडवर्सिटीज, जब आप पे कोई विपत्ति आए, दुख आए, तो आप क्या करें? यू ट्राई योर फ्रेंड्स, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परखिए चारी. इस तरीके से साहित्य आपको सलाह देता है. इसके अलावा शेक्सपियर ने भी ऐसे ही कहा है. शेक्सपियर, व्हेन यू, देयर इज वन पोएम ऑफ शेक्सपियर, आई एम रिसाइटिंग दैट पोएम, everyone that flatters thee is no friend in misery. जो व्यक्ति हमेशा आपको फ्लैटर करता रहे, जो हमेशा आपकी अकारण प्रशंसा करता रहे, everyone that flatters thee is no friend in misery, वो आपके कष्ट का साथी बहुत कम हो पाता है. वहां पर है like the wind, faithful friends are hard to find. क्योंकि अच्छा मित्र जो है आपको बड़े परिश्रम से मिलता है. ये गाइड कौन कर रहा है? ये गाइड कर रहा है आपका साहित्य. ऐसे ही संस्कृत में भी एक श्लोक है, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि साहित्य का एक क्लास है जिससे आपको जीवन में कुछ हेल्प मिले, मदद मिले. उसमें ये कहा गया, जैसे आपको एक शेक्सपियर हैज सेड कि एवरीवन दैट फ्लैटर्स थी इज नो फ्रेंड इन मिजरी. ऐसे ही संस्कृत में भी कहा गया है कि जब आप दोस्त बनाने जाएं, व्हेन यू आर गोइंग टू मेक चॉइस ऑफ ए फ्रेंड, तो व्हाट विल बी द क्वालिटीज ऑफ योर फ्रेंड, आपके मित्र की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए. ऐसा न हो कहीं आप धोखा खा जाएं, आपका जीवन में कोई गलती हो जाए. तो वहां पर संस्कृत साहित्य में भी एक बात बताई गई है जो आपको गाइड करता है. श्लोक है कि मित्र कैसा होना चाहिए. पापान निवारयति योजते हिताय, गुह्यम निगूहति गुणान प्रगति करोति. कैसा मित्र होना चाहिए? पापान निवारयति, जो आपको पाप से दूर रखे, जो आपको बुरी आदतों से दूर रखे.
पापान निवारयति योजते हिताय, और आपका जो हितकारी चीज है उसमें आपका ध्यान लगाए। गुह्यम निगूहति गुणान प्रगति करोति, और आपके जो गोपनीय बातें हैं, जो पर्सनल बातें हैं, उसको छिपा जाए, और आपके जो गुण हैं, अच्छी बातें हैं, आपके जो सद्गुण हैं, उनको सारे समाज के सामने प्रदर्शित करे। पापान निवारयति योजते हिताय, गुह्यम निगूहति गुणान प्रगति करोति, आपत गतम न जहाति ददाति काले। जब आप पे विपत्ति आए, आपत गतम, जब आप विपत्ति में हो, जब आप मुसीबत में हो, न जहाती, वो आपको छोड़ के नहीं भागे, ददाति काले, उस समय आपका मदद करे, आपकी हेल्प करे। समित्रम इदम लक्षणम प्रवदंति संतः, ऐसे मित्र के, अच्छे मित्र के लक्षण संतों ने बताए हैं। तो ये सारी चीजें आपको गाइड कौन कर रहा है? साहित्य। इसलिए साहित्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। विज्ञान की पढ़ाई के साथ आप साहित्य को भी अपने अध्ययन का एक अंग बनाएं, तो आपका जीवन और ज्यादा सफल होगा। तो दीज एक्सपीरियंसेस आर समटाइम बेस्ट गाइड। You acquire capacity to face the challenges of life successfully. It is also important point कि आपको साहित्य जीवन की चुनौतियां का सामना करने के लिए बहुत अधिक योग्यता देता है, कैपेसिटी देता है। जैसे जब आप कोई अच्छे कैरेक्टर को पढ़ते हैं तो आप उससे प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि आप सब पढ़ लेंगे, विज्ञान में सब कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन आप भावनाओं का विज्ञान, विचारों का विज्ञान, संवेदना का विज्ञान, प्रेरणा का विज्ञान, सफलता का विज्ञान, सुख और शांति का विज्ञान कहां से पढ़ेंगे? हु विल टीच यू? यू कैन नो ऑल साइंसेस, but who will teach you the science of emotions? Who will teach you the science of inspiration? Who will teach you the science of happiness, source of happiness? ये कौन बताएगा? ये आपको बताएगा साहित्य। इसलिए ये जो चैलेंजेस हैं जीवन के, इनको फेस करने के लिए आपको साहित्य की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी। देयर इज वन नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी, मेयर ऑफ कैस्टरविच। उसका हीरो है माइकल हेंचर्ड। और when you read this novel, I am giving you example, when you read this novel, Michael Henchard is suffering from beginning to end. उसके जीवन में बहुत कष्ट हुए, और that sorrows, that sufferings were caused by God, chance. लेकिन वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। One after the another, he has been facing the blows and buffets of misfortune, लेकिन वो हारता नहीं है कभी। वो एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो चैलेंजेस को सहने के लिए टीचर्स हमें प्रेरणा मिलती है। माई पनिशमेंट इज नॉट ग्रेटर, ही सेज गॉड इज पनिशिंग मी। माई फेट इज नॉट फेवरिंग मी, माई फेट इज नॉट स्माइलिंग ऑन मी। हमारा फेट, हमारा भाग्य मेरी ऊपर मुस्कुरा नहीं रहा है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला हूं। माई पनिशमेंट इज नॉट ग्रेटर देन आई कैन बियर। हम बहुत अधिक सहन कर सकते हैं, ऐसी स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग, इट इज ए विक्टोरियन पोएट, सेज द बेस्ट इज एट टू बी। हम हमेशा आशावादी रहें, क्योंकि अच्छा अभी होने वाला है। इवन टेनिसन सेज इन यूलिसीज, यूलिसीज पोएम है टेनिसन की, उसमें कहता है टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर परिस्थितियां आए तो उसके सामने हमें झुकना नहीं चाहिए, हमें उसके सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए। अगेन देयर इज another inspiring quotation from संस्कृत साहित्य, इसमें that will be motivating to you, क्योंकि 3 कैटेगरी के व्यक्ति बताए गए हैं नीति शतक में भर्तृहरि के, कि कुछ ऐसे लोग होते हैं प्रारब्धते न खलु विघ्न भय न नीचैहि। कुछ ऐसे लोग होते हैं निम्न कोटि के, जो अच्छे कार्य को, किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं,
उन्हें लगता है इसमें विघ्न आ जाएगा, इसमें बाधा आ जाएगी, हो सकता है ये काम को हम ना पूरा कर पाए। तो ये निम्न कोटि के व्यक्ति कहेंगे। और दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं मध्यम श्रेणी को क्या करते हैं, प्रारभ्यते विघ्न बहिता विरमंती मध्या, लेकिन प्रारंभ तो कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा साहस होता है, वो कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन विघ्न विहिता विरमंती मध्या, लेकिन मध्य में विघ्न आते हैं, विघ्नों से डर जाते हैं और अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, काम को छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम श्रेणी के जो लोग होते हैं, विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिच्छन्न माना प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन्ति, विघ्नों को बार बार आने पर, एक वन हर्डल, सेकंड हर्डल, सो मेनी ऑब्स्टिकल्स कम ऑन देयर पाथ, उनके जीवन में बहुत सी मुसीबतें आती हैं, बहुत सी बाधाएं आती हैं, लेकिन एक बार जो संकल्प ले लेते हैं वो पूरा करके ही मानते हैं। ऐसे श्रेष्ठ लोग होते हैं। आप लोग कभी भी विघ्न बाधाओं से न घबराइए, अपने लक्ष्य की पूर्ति करिए। ये सब चीजें आपको लिटरेचर सिखा रही है। हाउ डज लिटरेचर हेल्प इन बिल्डिंग योर करियर एंड पर्सनालिटी? अब अनदर पार्ट है लिटरेचर, दिस इज द लास्ट पार्ट। लिटरेचर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स। लिटरेचर जो है, एवरीबडी नोज इट, कि हमें तरह तरह के विचार कहां से लाएंगे। हम विचार, हम कंप्यूटर साइंस पढ़ लेंगे, फिजिक्स पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, लेकिन हमें विचार कहां से आएंगे? फ्रॉम वेयर वी विल हैव थॉट्स, फ्रॉम वेयर वी हैव आइडियाज। लिटरेचर इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ दीज थिंग्स। साहित्य इन चीजों का बहुत बड़ा सोर्स होता है। नेक्स्ट, enhances your personality by increasing your vocabulary. When you learn any language, जब आप कोई भाषा सीखते हैं तो उसके लिए शब्दकोश की बहुत आवश्यकता होती है। आपको अपनी बात प्रभावी तरीके से कहने की बहुत आवश्यकता होती है। उस प्रभावी तरीके से कहने के लिए लिटरेचर आपको बहुत अधिक सहायता करती है। It ornaments your language. Language is being ornamented by this. It helps in building your character. This is very important point. It helps in building your character. आपका चरित्र जो है, आपके जीवन का बहुत बड़ा अंग है। साहित्य आपका चरित्र निर्माण करती है। साहित्य आपके चरित्र को बहुत स्ट्रॉन्ग करके अनुकरणीय बनाती है। इसलिए साहित्य, क्योंकि विज्ञान क्या, विज्ञान हमें, व्हेन वी लर्न साइंस वी कैन बी सिविलाइज्ड। विज्ञान हमें सिविलाइज्ड बना देता है, लेकिन विज्ञान हमें कल्चर्ड नहीं बना सकता है। संस्कृति और सभ्यता में यही अंतर है। सिविलाइजेशन व्हाट वी पजेस एंड कल्चर इज व्हाट वी आर। तो हमारे संस्कार, हमारा चरित्र का निर्माण साहित्य से ही होता है। जब हम साहित्य पढ़ते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू अ फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम रामायण जो आपको ठीक लगेंगे, क्योंकि जब राम को, व्हेन राम हैज बीन गिवन एग्जाइल फॉर 14 इयर्स, तो उन्होंने कितने सहर्ष, जो प्रतिकूलता, जो एडवर्सिटीज में हम अनुकूलता बना लेते हैं, जो हम मुसीबत में अपने को एडेप्टेबिलिटी कर लेते हैं, तो उन्होंने जब सुना कि ही हैज बीन गिवन बैनिशमेंट, तो वो चौपाई है, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। क्योंकि हमें वनवास मिला है, लेकिन वनवास पनिशमेंट नहीं है, हम वहां जाके बहुत खुशी से रहेंगे। तो इस तरीके से जो बहुत सी बातें हैं, देयर आर सेवरल थिंग्स, सो मेनी थिंग्स जो हमारे चरित्र को बनाती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं। ये जो ज्ञान है हमारा, अनदर वेरी एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी कोटेड एग्जाम्पल, विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें क्या देती है? विनय देती है। विनय से हमें क्या आती? एलिजिबिलिटी आती है। विद्या ददाति विनयम, विनयम याति पात्रतात, पात्रतात धनम आपनोति, धनम धर्मा ततः सुखम। क्योंकि अगर हम पहले डिजर्व करें, ज्ञान प्राप्त करें और पहले डिजर्व करें, उसके बाद डिजायर करें। फर्स्ट वी हैव टू एक्वायर एलिजिबिलिटी, पहले हम एलिजिबिलिटी पाएं, उसके योग्य बने, उसके बाद हम
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें, सफलता हमें निश्चित मिलेगी। इट मेक्स यू कैपेबल ऑफ अचीविंग सक्सेस एंड अर्न लिवलीहुड इन लाइफ। देयर आर सेवरल एग्जांपल्स कि आपको साहित्य आपको सक्षम बनाती है, आपको सफलता प्रदान करती है, आपको प्रेरणा देती है, आपको सद्भावना का पाठ पढ़ाती है। अब ये जो पूरा पार्ट है लिटरेचर का हो गया। अब नाउ आई विल टीच यू ओड टू नाइटिंगेल, क्योंकि ये इसलिए आवश्यक था कि आपके मन में विज्ञान के विद्यार्थी हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जूलॉजी बॉटनी पढ़ रहे हैं, ये दिमाग में आएगा कि ये ओड टू नाइटिंगेल हमारे कोर्स में क्यों रखी गई, इससे हमें क्या लाभ होगा, जवाहरलाल नेहरू का ऐसे क्यों रखा गया, टैगोर की पोएम क्यों रखी गई। तो हमने बताया दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर कैरिकुलम। जब आप भाषा सीखें, भाषा के साथ साहित्य का भी पढ़ना उतना ही आवश्यक है। नाउ दिस इज जॉन कीट्स। नाउ वी हैव कम टू अवर मेन पॉइंट, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स अभी शुरू में तिवारी जी ने बताया था आपको, ही वॉज बोर्न इन 1795 इन इंग्लैंड, लंदन, एंड डाइड इन 1821 इन रोम, इटली। मतलब he died at the age of 25 year and a few months. Keats is a romantic poet. I just want to tell you something about John Keats. There is an age in English literature. English literature में एक age है, that is called romantic age. This age comes after classical age, and this romantic age has two generations. First generation consists of 3 poets, and second generation also consists of 3 poets. First generation consists of Wordsworth, Coleridge, and William Shadday, and the second generation consists of Shelley, Byron, and Keats. P.B. Shelley, Lord Byron, and John Keats. So then you know John Keats is the romantic poet. He is a romantic poet of second generation. वो second generation का romantic poet था. He born in London and he died in Rome. He born in 1795 and died in 1821. Means he was very young. When you read the history of all these romantic poets, you will come to know that most of them died very young. और इनका जीवन इतना दुखी था. All the romantic poets were very sad. Their poems were their own autobiography. उनकी जो पोएम थी, जो उनकी कविताएं हैं, वो उनकी एक आत्मकथा है. वो काहे की कथा है? वो कथा है उनके दुखों की, उनके कष्टों की, और उन कष्ट से छुटकारा पाने के लिए वो कभी प्रकृति का सहारा लेते हैं, कभी किसी चिड़िया के गीत का सहारा लेते हैं. इस तरीके से दे वांट टू एस्केप फ्रॉम दैट वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ केयर्स एंड वरीज, सॉरोज एंड सफरिंग्स, जो उनके दुख के का संसार है, उससे भागना चाहते हैं और एक खुशियों के संसार में अपने को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं. Up now something about the life of John Keats, because when you read the poem of any poet, you must be aware of the life of that poet. He is the first child of his parents. John Keats had 2 brothers and 1 sister, and he was the eldest, first child, and there was a history of consumption in his family. Consumption means tuberculosis. This is a type of tuberculosis. There was history of this tuberculosis in his family. His father died in 1804, and after 1 year his mother also died, and in 1818 his brother also died of this consumption. उनके भाई जो टॉम थे, उनकी भी मृत्यु इसी कंजम्पशन में हुई. इसलिए उसका पूरा जीवन, he lost his father, he lost his mother, he lost his brother. So his entire life was
वेरी सैड। कीट्स का जो पूरा जीवन है वो बहुत दुख और कष्टों का जीवन है। वो सारे कष्ट उसने अपनी इस ओड टू नाइटिंगेल के माध्यम से बताए हैं। एंड दिस पोएम इज हाईली पर्सनल पोएम। And there is another incident that happened in his life. Just after the death of his brother, he was feeling loneliness. He was feeling alone. In 1818, he fell in love with Fanny Brown. There is a lady, Fanny Brown. He fell in love with Fanny Brown, but that was also very sad experience with John Keats. जॉन कीट्स को फैनी ब्राउन से प्रेम हुआ, लेकिन उस प्रेम में भी वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ। ही लव्ड फैनी ब्राउन वेरी मच, बट ही कुड नॉट मैरी विद हर। वो उसका भाग्य ने साथ नहीं दिया और उनसे विवाह नहीं हो सका। ये भी बहुत बड़ा दुख था कीट्स को जीवन में, जो भी अभी जब हम कविता आपको पढ़ाएंगे उसमें आएगा कि उसने कैसे इस अपने दुख को व्यक्त किया है। क्योंकि सम बायोग्राफर्स ऑफ कीट्स से दैट वंस देयर वाज अ टाइम व्हेन फैनी ब्राउन एग्रीड टू मैरी विद जॉन कीट्स। जॉन कीट्स से विवाह करने को तैयार हो गई थी फैनी ब्राउन, बिकॉज ऑफ हिज पुअर कंडीशन, पॉवर्टी एंड इल हेल्थ। उसकी जो थोड़ी सी गरीबी थी और उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता चला जा रहा था, बिकॉज ही आल्सो बिकेम विक्टिम ऑफ कंजम्पशन। उसे भी ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो गई थी। इन दो चीजों की वजह से शी रिफ्यूज टू मैरी विद जॉन कीट्स। ये सम बायोग्राफर से कुछ उसके जो जीवन गाथा लिखने वाले लेखक हैं उन्होंने लिखा है कि इल हेल्थ तो थी ही, उसकी जो पॉवर्टी थी इन दोनों की, ही वॉज नॉट डेस्टाइन्ड टू मैरी विद हर, एंड डिप्रेशन फाइंड्स एन इको in his writing. He was highly depressed, he was highly disturbed, और ये डिस्टर्बेंस और डिप्रेशन उसकी पूरी कविता में आप पाएंगे जब आप पढ़ेंगे अभी। एंड दिस इज द टूम ग्रेव स्टोन ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट का एक ग्रेव स्टोन है। इन 1821 he suffered a severe hemorrhage, बहुत सीवियर हेमरेज हुआ, एंड ही डाइड। और उसके पहले उसकी एक रिक्वेस्ट थी, दिस इज वेरी पॉपुलर लाइन, उसने लिख गया कि मेरी कब्र पर, मेरी जो ग्रेव है उस ग्रेव स्टोन पर ये लाइन लिख देना, हेयर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर, कि यहां पर ऐसा व्यक्ति सोया हुआ है, ऐसा व्यक्ति लेटा हुआ है जिसका नाम पानी में लिखा गया है। आप देखिए कितनी हम्बलनेस है जॉन कीट्स में। वो जानता था कि उसको कोई याद नहीं करेगा, उसने ऐसे कोई काम नहीं किए हैं जो ही विल बी रिमेम्बर्ड इवन आफ्टर हिज डेथ। और पूरे जीवन वो दुखी रहा, पूरे जीवन कष्ट भोगता रहा, इवन उसे फैनी ब्राउन का प्रेम भी नहीं मिला। इसलिए आउट ऑफ डिप्रेशन ही रोट दिस, कि और उसकी कब्र पर आज भी लिखी हुई लाइन है, here lies one whose name was writ in water. Now ode. Ode, it is a type of poem. एक कविता का एक प्रकार है। A lyric poem, lyric means it can be sung, ये गाई जा सकती है। Characterized by heightened emotions, इसमें इमोशंस की बड़ी तीव्रता होती है। Very intense emotions are there, and pay respect to one person or one thing and directly addressed by the speaker. ये जो ओड होता है इसमें कभी खुद स्पीकर होता है और डायरेक्टली एड्रेस करता है। जॉन कीट्स। अब जॉन कीट्स की ओड्स के बारे में, दैट वाज ओड इन जर्नल। ओड क्या होती है जॉन कीट्स में? जॉन कीट्स की ओड्स में वो एड्रेस करता है एंड पर्सनल स्ट्रगल एंड थॉट्स। All the odes of, most of the, and especially this ode to Nightingale, reveals much about Keats' personal struggles and thoughts. ये ओड जो है कीट्स के व्यक्तिगत संघर्ष, व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत दुख। His life was full of sorrow. His life was full of suffering.
his life was full of cares and worries, trials and tribulations. He suffered severe blows and buffets of misfortune. उसे बहुत कुछ सहन किया अपने जीवन में. वो सारा कुछ उसने ड्रामेटाइजेज ए कॉन्फ्लिक्ट इन स्पीकर. उसके जो अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट था, आह थी, वेदना थी, जो उस जीवन का कष्ट था, वो सारा कष्ट उसने इसके माध्यम से व्यक्त किया है. कॉन्फ्लिक्ट अकर्स बिकॉज ही लॉन्ग्स फॉर समथिंग दैट इज फार अवे. यही थीम है इस पोएम की कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कष्ट है इस कविता में, क्योंकि कीट्स कुछ ऐसी चीज चाह रहा है, कीट्स के जीवन में अभाव है और वो कुछ ऐसी चीज चाह रहा है जो उसके पास नहीं है. दिस इज जॉन कीट्स सिटिंग अंडर द ट्री. These are 6 important odes of Nightingale: Ode on Grecian Earth, Ode on Indolence, Ode on Melancholy, Ode to a Nightingale, Ode to Psyche, to Autumn. These are 6 famous odes of John Keats, and his popularity lies on these odes, and he has become very popular. ये इतनी popular odes हैं, and Ode to Nightingale is one of them. अब हम this Ode to Nightingale singing ये गा रही है. अब समरी थोड़ी सी बता दें आपको. द पोएट इज लिसनिंग टू द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल एंड ऑप्रेस्ड बाय इट्स ब्यूटी. कीट्स नाइटिंगेल के गीत सुन रहा है और उस गीत से ही इज ओवरब्लेम्ड विद जॉय. वो इतना अधिक प्रसन्न है, ही इज ओवरब्लेम्ड विद जॉय. And he longs to escape from the world to the world of Nightingale. Here there is a feeling of escapism. वो जीवन से भागना चाहता है, क्यों? उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ है. वो जीवन से भागना चाहता है. जीवन से भागने के लिए वो तरह तरह के उपाय इसमें बताता है. He wants to get rid of this fever and fret of life. वो जीवन का जो दुख है, जीवन का संघर्ष है, उससे वो बाहर आना चाहता है, दूर भागना चाहता है. इस पूरी कविता में वो अलग अलग बातें बताता है. कभी कहता है आई विल टेक ए कप ऑफ वाइन, हम वाइन पी लेंगे. कभी कहता है मैं इमेजिनेशन, कल्पना की दुनिया से चिड़िया के संसार में ट्रांसफर हो जाएंगे. सो मेनी इमेजिनेशन ही इज डूइंग, लेकिन अल्टीमेटली नथिंग हैपेंस. He again wants to escape from the fever and fret, cares and worries of life. He wishes to transport himself in the world of joy with the help of wing of imagination. The poet finds the beauty of early summer. The poet describes agony of life. These are stanzas. This poem has 8 stanzas. The summary I have given of all the 8 stanzas, the poet describes agony of life, which the intolerable power of beauty, which makes him long for death. He is longing for death. Seeing the song of Nightingale, he becomes very happy. और वो कहता है इसी समय अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो कितना अच्छी बात है. And poet contrasts his own mortality with the immortality of word. Finally, the poet has come back to his consciousness. और लास्ट स्टेंजा में वो अपनी कॉन्शियसनेस में लौट आता है. वो कल्पना की दुनिया से यथार्थ की दुनिया में वापस आ जाता है और कहता है मैं क्या स्वप्न देख रहा था, क्या है. ये पोएम की पूरी समरी है. द स्पीकर लॉन्ग्स द कंप्लीट जॉय, वर्ड फाउंड इन इट्स सॉन्ग. Keats is able to immerse himself into Nightingale and transcend earthly pain. Up now, you see these 2 pictures. On one side, world of Keats. Keats का जो संसार है बिल्कुल डेजर्ट है, उजड़ा हुआ संसार है. और नाइटिंगेल का जो संसार है वो इट इज द वर्ल्ड ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस. इट इज द वर्ल्ड ऑफ जॉय. ये खुशियों का संसार है और कीट्स का संसार दुख का संसार है. टेक्स्ट में
थोड़ा थोड़ा हम बताए दे रहे हैं आप, जिससे आपको यू मस्ट बी एक्वेंटेड विद द पोएम। ये पहला जो बिगिन स्टेंजा होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा एंड हार्ट टचिंग स्टेंजा। ही इज लिसनिंग द सॉन्ग्स ऑफ नाइटिंगेल सिटिंग अंडर द ट्री। ट्री के पास नीचे कुर्सी लाता है, बैठ जाता है, मॉर्निंग का समय है, वो गीत सुनता है, और गीत सुनते सुनते एकदम उसको क्या फील होता है। यू रीड दिस पोएम, माई हार्ट एक्स and drowsy numbness pains my sense as though hemlock I had drunk or empty dull opiate to drains। अब वो कहता my heart aches, he is overwhelmed of joy। वो प्रसन्नता से इतना जाना ओवरबर्डेंड है कि उसके हृदय में दर्द होने लगा। कभी कभी स्वीट पेन भी होता है। जब आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हो तो भी आपको एक हैप्पीनेस, एक एबनॉर्मल कंडीशन लगने लगती है। तो कीट्स ने कभी जीवन में सुख नहीं देखा था, सुख की कल्पना नहीं की थी। वो चिड़िया के एक गीत सुनकर इतना खुश हो गया कि वो कह रहा है कि वो जो बर्डन है वो मेरे से सहन नहीं किया जा रहा है। एंड ड्राउजी नमनेस पेन्स, ड्राउजी नमनेस पेन्स मीन्स हिज सेंसेस आर बिनमनिंग, मतलब उसके जो मदहोशता जिसे कहते हैं, मदहोश, जब ऐसा लगता है जैसे वो भूल गया है, अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रहा है। अब वो कहता है मुझे ऐसा लगता है एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। हेमलॉक मीन्स नशीला पदार्थ, हमने कोई नशीला पदार्थ पी लिया है, कोई लिकर पी ली है, कोई ऐसी चीज जो हम अपना सेंस भूल गए हैं। एम्प्टी डल ओपिएट टू द ड्रेन्स, ओपिएट मीन्स ओपियम, अफीम, वो भी नशीला पदार्थ है। उसे लगता है एज इफ ही हैज बीन इंटॉक्सिकेटेड, अंडर द इंप्रेशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन चौथी है, 1 मिनट पास्ट। अब आप देखिए साहित्य का प्रभाव, जो साहित्य का प्रभाव है वो कहता है 1 मिनट हुआ है। यू जस्ट सी द लाइन, 1 मिनट पास्ट, ओनली सिंस 1 मिनट, फॉर द लास्ट 1 मिनट he has been hearing the song of nightingale। 1 मिनट में आपके कोई भी दर्द की दवा 1 मिनट में आपका दर्द दूर नहीं कर सकती है, लेकिन ये ताकत है साहित्य में। वो कहता है 1 मिनट पास्ट, 1 मिनट हुआ है, लीथी वर्ड हैड संक। ऐसा लगता है मुझे, लीथी इज द नेम ऑफ रिवर अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार एक नदी है, उस नदी में जब व्यक्ति की मरने के बाद आत्मा डुबोई जाती है तो अपने संसार की सारी बातें भूल जाता है। तो कहता है लीथी वर्ड, ऐसा लगता है मुझे लीथी में somebody has dipped me into that river and he has forgotten all his cares, all his worries, all his sorrows, all his sufferings। उसे लगता है 1 मिनट हुआ है चिड़िया गीत सुनते सुनते, वो अपनी सारी कष्ट भूल गया है और सारे दुख भूल गया है। आगे वो कहता है, अब इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट। एनवी माने जेलस, आप लोग जानते होंगे बच्चों। कहता है, ये बहुत बड़ा मैसेज है यहां पर। वो कहता है मैं, आप खुश हैं, हम दुखी हैं, और मुझे ऐसा जो हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं ईर्ष्या कर रहा हूं। इट इज नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट, मैं आपके अच्छे आप खुश हैं इसलिए मैं ईर्ष्या नहीं है। आज क्या होता है, ये मैसेज दे रहा है किड्स कि जब हम अपने मित्र के, अपने किसी व्यक्ति की को बहुत अधिक खुश देखें तो उस खुशी में हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। बट कहता है हम क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, बट बीइंग टू हैप्पी, आगे की लाइन है, बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस। आप, मैं, ये हमारे हार्ट में, हृदय में दर्द हो रहा, हमें मदहोशता आ रही है, हम अपना होश खो बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आपसे कोई ईर्ष्या है, लेकिन हम, बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, लेकिन हम आपकी खुशियों में अत्यधिक प्रसन्न हैं, टू हैप्पी। तो इट इज अगेन ए मैसेज, जब आप किसी को बहुत खुश देखें तो डोंट बी जेलस, ये लिटरेचर सिखाती है, और बल्कि उसकी खुशी में आप उसको शेयर करिए और खुद भी प्रसन्न होइए। दिस इज द मैसेज
Keats give in the first stanza. This is nightingale singing. Speaker wishes to leave bird behind, join the bird of nightingale. स्टेंजा सेकंड में वो कहता है कि अब वो इमेजिन करता है, कल्पना करता है, इतना सुंदर संसार है, इतनी खुशियों में हम कैसे जाएं। कहता है मैं एक कप वाइन पीऊंगा और वाइन पीने के बाद आपके संसार में आ जाऊंगा। वो ही कहता है दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन एंड फेड अवे विद दी इनटू द फॉरेस्ट डिम। अब हम जल्दी जल्दी से ये सारी चीजें बताए दे रहे हैं, सारे स्टेंजा विद इन 5 मिनट। देन अब दिस इज द पिक्चर ऑफ टॉम द ब्रदर ऑफ जॉन कीट्स। एज यू नो ही आल्सो डाइड वेरी यंग, ही वाज द विक्टिम ऑफ कंजम्पशन। इसको भी ट्यूबरक्लोसिस हो गई थी और ये बहुत दुबला होकर मर गया था। पोएम में उसका रेफरेंस है वेयर पैल्सी शेक्स ए फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स वेयर यूथ ग्रोज पेल स्पेक्ट्री थिन एंड डाइज। वो अपने भाई की बात कर रहा है। ये संसार दुखों से भरा हुआ है, यहाँ आदमी बुढ़ा हो जाता है, मर जाता है, बड़े बड़े यंग लोग पीले पड़ जाते हैं, बिल्कुल स्केल्टन हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो ही इज रेफरिंग टू हिज ब्रदर वेयर यूथ ग्रोज पेल स्पेक्ट्री थिन, स्केलेटन हो जाते हैं, एंड डाइज। ही इज रेफरिंग टू हिज ब्रदर। एंड दिस इज फैनी ब्राउन एंड जॉन कीट्स। He has fallen in love with Fanny Brown, but I have told you कि उसके प्रेम में वो सफल नहीं हो पाया। इसलिए कीट्स अपनी बात लिखता है। देखिए इस पोएम में, you read these lines, where beauty cannot keep her lustrous eyes, or new love pine at them beyond tomorrow। कीट्स अपना दुख व्यक्त करता है। इस संसार में ब्यूटी बहुत समय तक स्थायी नहीं रहती है, और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो। और जिस किसी को प्यार होता है वो एक दिन के बाद दूसरे दिन उसकी सारी करहा खत्म हो जाती है। वो जैसे कि फैनी ब्राउन को बहुत प्यार करता था, वो प्यार बहुत समय तक नहीं चल पाया। वो इस कविता के माध्यम से उसने वो टू नाइटिंगेल बताया है, न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो। नया प्यार एक दिन के लिए होता है। यहां पर वो प्यार की बात कर रहा है फैनी ब्राउन की। अब यहां पर फिर उड़ना चाहता है वो विंग्स ऑफ पोइजी। कहता नो आई विल नॉट टेक बाइन, आई विल ऑफ इमेजिनेशन। हम कल्पना की दुनिया में उड़ के आपके पास पहुंचेंगे। स्टेंजा 4 में सेंसुअसनेस है, वो सारे पौधों का वर्णन करता है। अब ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ये है वायलेट ऐसा फूल होता है, फ्लावर होता है, फास्ट फेडिंग वायलेट। वो इसको रेफर कर रहा है कि उसकी लाइफ बहुत कम होती है, वो बहुत जल्दी खिलता है और बहुत जल्दी मुरझा जाता है और पौधा भी समाप्त हो जाता है इंग्लैंड में। तो उसको रेफर कर रहा है, वो सिंबॉलिकल मीनिंग है। वो कह रहा है जीवन भी ऐसा ही है। दिस इज द प्रोफेसी। वो प्रोफेसी कर रहा है कुछ। तो दिस पोएम वाज कंपोज्ड इन 1819। आफ्टर 2 years ही डाइड। आफ्टर 2 साल बाद वो मर गया। वो कहता है फास्ट फेडिंग लाइफ भी बहुत जल्दी मुरझाने वाले वायलेट के समान है। अब वो कल्पना करता है कितना अच्छा है, मैं आपका गीत सुन रहा हूं, मैं कितना खुश हूं, इसी समय अगर मुझे मृत्यु आ जाए तो बहुत अच्छा है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ कीट्स, दाउ वास्ट नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड। वो कहता है इमॉर्टल बर्ड, आप इमॉर्टल हैं। यहां पर वो कंट्रास्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि मानव जीवन अस्थायी है, लेकिन साहित्य और कला का जीवन स्थायी है। ही इज कंट्रास्टिंग बिटवीन लाइफ एंड आर्ट। ही सेज दाउ वास्ट नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड। चिड़िया तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुई हो। वो कई एग्जाम्पल्स देता है इस पोएम में कि रूथ ने भी सुना था, उसके पहले भी सुना था, क्योंकि generations will go but nightingale will be enjoyed by every generation। हर जनरेशन में नाइटिंगेल तुम दुखी लोगों को प्रसन्नता देती रहोगी। यू विल बी द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी जनरेशन। अब इसके बाद एक बहुत अच्छी लाइन कहता है एड्यू कि अब आप कल्पना बहुत समय तक नहीं कर सकती है। दिस इज लास्ट स्टेंजा
वॉज इट इज विजन और वेकिंग ड्रीम? कीट्स को एकदम महसूस होता है कि एक सपना था, क्या था? डू आई वेक और स्लीप? इसका भी बहुत गहरे सिंबॉलिकल मीनिंग है, लेकिन बट आई डोंट हैव टाइम to explain you, but this is very important poem, highly personal poem. It has all the characteristics of Keats as a poet. Keats की सारी characteristics जो हैं, subjectivity, sensuousness, love for nature, all these characteristics you find in this poem. अब थोड़ा सा आप ग्लॉसरी और देख लें. हेमलॉक, ये हेमलॉक का ट्री है जो कीट्स ने रेफर किया है. इट इज ए पॉइजन that Greek philosopher Socrates took when he was put to death. ये पॉइजनस पौधा होता है और नशीला भी कहा जाता है. If it is taken in excess, it may create harm effect on the body. A poisonous plant having purple spotted stem, medicinally as a powerful sedative. And this is river Lethe जो अभी बताया था. 1 minute passed and Lethe word had sung. ये रिवर लीथी है. अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी, लीथी वॉज रिवर ऑफ हेट्स, अंडरवर्ल्ड दैट मेड पीपुल फॉरगेट ऑल देयर मेमोरीज इफ दे ड्रैंक फ्रॉम इट. ये विंटेज है जब वो वाइन एक ग्रेप्स के गार्डन है जो कीट्स कहता है. ड्राइड का भी वर्णन किया है उसने. ये निम्फ है फॉरेस्ट की. ये हिपोक्रीन है. हिपोक्रीन इज ए फाउंटेन अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी. इट इज ऑन माउंट हेलिकॉन. ये इसका पानी पीने के बाद आदमी को प्रेरणा मिलती है, पोइटिक इंस्पिरेशन मिलती है, ऐसा ग्रीक मैथोलॉजी में माना जाता है. ये है बेकस, गार्ड ऑफ वाइन, जो कीट्स ने उसमें एक्सप्लेन किया है. ये हाई रेक्यूम चर्च है. ये रूथ का वर्णन किया है कि नाइटिंगेल के गीत रूथ ने भी सुने होंगे. ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके, नोट कर लीजिए. आप अगर नोट करना चाहें, एडू फैंसी कैन नॉट चीट वेल. गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, गिव ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम, व्हाट इज थीम ऑफ द पोएम, एक्सप्लेन इन 5 सेंटेंसेस दाउ वास्ट नॉट बॉर्न फॉर डेथ, इमॉर्टल बर्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है कि देयर इज ए कंट्रास्ट बिटवीन लाइफ एंड आर्ट. ह्यूमन लाइफ इज टेम्परेरी एंड आर्ट इज परमानेंट. Bird is symbol of art. And I would like to finish my lecture with this quotation from William Wordsworth. One impulse from a vernal wood may teach you of more of men of moral, evil of good than all the sages can. लिटरेचर जो हमें सिखाता है वो वर्ड्सवर्थ बता रहा है कि इससे एक इम्पल्स ऑफ वर्नल वुड, जो झुके हुए पौधे होते हैं, वो आपको बहुत अधिक सिखा सकते हैं मॉरल, इविल और गुड के बारे में, मनुष्यों के बारे में, जो बहुत सन्यासी नहीं बता सकते. This is the poem I have told you, though I have not explained in detail because it did not have time. But even I hope that you might have understood the meaning of literature, the effect of literature, the importance of literature, and the poem. If you have any question within 2 minutes, you can ask any question. बच्चों, अगर कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो तो केवल 2 मिनट है हमारे पास, आप पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? चलिए ठीक है, ओके. थैंक यू सो मच. You have listened me. I am very thankful to you. Thank you.